थैंक यू जी। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वेल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे कि भाई जो जो क्वेश्चन होता है किस प्रकार उसको करना होता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्लासरूम प्रोसेस है वो क्या होती है, जो कुछ टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो क्लासरूम प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जब अध्यापक कक्षा में जाने से पहले और कक्षा में जो क्रियाएं करता है, मतलब जो भी एक्टिविटी करता है, वो क्लास प्रोसेस का एक पार्ट होती है, यानी कि एक हिस्सा होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है कि कक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और छात्र क्या करते हैं, अंतःक्रियाएं करते हैं। यानी कि जो अध्यापक होता है वो अपने शिक्षण को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी क्लास में करता है, क्लास में आने से पहले और क्लास के जब वो आता है उसमें, और क्लास जाने के बाद वो सारी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, क्लास प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, इसमें वो क्या क्या करता है, जैसे शिक्षण से पहले जब वो कक्षा में प्रवेश नहीं करता है उससे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है ना, कि वो जिस विषय को आज पढ़ाने वाला है उसके बारे में उसको कितना ज्ञान है और वो क्या आज बताने वाला है। ये हम बात कर रहे हैं कक्ष में शिक्षक से पहले प्रवेश करने से पहले की, जब शिक्षक इन चीजों को ध्यान में रखता है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या बनाता है, अपनी योजनाएं बनाता है कि भाई आज मुझे शिक्षण में ये सारी चीजें क्लास में जाके करनी है। ठीक है, तो वेल स्टूडेंट, जो हमने आज एक बच्चा पूछ रहा है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि आज हम क्लासरूम प्रोसेस और टीचिंग मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने पता कर लिया कि भाई जब शिक्षण कक्षा में जाने से पहले क्या क्या चीजें बनाता है। एक तो वो अपना क्या करता है कि भाई जो छात्र हैं उनकी समझ देखता है कि भाई वो किस प्रकार के हैं, छोटे कक्षा के हैं या बड़ी कक्षा के हैं। ठीक है, और जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है कैसा नहीं है, उन सब चीजों को क्या करता है वो क्लास में जाने से पहले करता है। ठीक है, योजना बनाता है एक प्रकार से। जब अध्यापक कक्षा में एंटर कर जाता है, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वो क्या करता है, छात्रों से थोड़ा सा जो जो विषय वो पढ़ाने वाला है उसके जो उद्देश्य वगैरह हैं उनको क्या करता है, स्पष्ट करता है कि भाई आज हम इस विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा उनको इंट्रो देता है। और इंट्रो किस प्रकार से दे सकता, हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में कि भाई कोई कहानी वगैरह सुनाकर या कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देकर वो अपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो छात्रों की जो रुचि होती है उसमें वो बढ़ जाती है कि भाई आज कुछ हम नया सीखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो जो अध्यापक है वो जो उपयुक्त जो गतिविधियां हैं उनको करता है। जैसे भाई कौन सी स्किल से आज उनको पढ़ाना है, यानी कि कौन से मेथड का यूज करना है। ठीक है, कौन से एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, कौन से शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब इन सबको क्या करता है वो क्लास में यूज करता है ताकि उसका जो शिक्षण है बहुत ही प्रभावशाली रहे और जो छात्र क्या है अधिक से अधिक सीख सकें। ठीक है, फिर जब शिक्षण हो रहा था ये भी देखना होता है कि जो वो शिक्षण कर रहा है वो कितना प्रभावशाली जा रहा है, मतलब उसमें क्या क्या और हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का वो क्या ध्यान रखता है जब कक्षा में वो शिक्षण अध्यापक कर रहा होता है। ठीक है, ये सब क्लासरूम प्रोसेस की मैं आपके सामने जो एक्टिविटियां हैं वो रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब शिक्षक अपना शिक्षण समाप्त कर लेता है उसके बाद जब वो जाता है तो वो देखता है कि भाई वो आकलन करता है, मूल्यांकन करता है कि भाई आज बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, वो करता है कि भाई जो आज उसने जो विषय पढ़ाया वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आया या उसमें कहाँ पर कोई कमी रह गई है, जो कमी रह गई है या उसमें जो हम आगे जो शिक्षण करने वाले हैं उसमें उस कमी को पूरा किया जा सके।
तो ये बात हो गई हमारी शिक्षण के बाद की बात, जो शिक्षण कक्षा में करके चला जाता है तब इन चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, जो हमारी जो क्लासरूम प्रोसेस है, यानी कि ये जो हम करते हैं एक्टिविटी, ये एक अध्यापक के लिए सफल शिक्षण बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे अध्यापक का ज्ञान होना चाहिए, यानी अध्यापक को इन सब चीजों का पता होना चाहिए कि भाई जो भी एक्टिविटी वो क्लास में करता है वो अधिक से अधिक बच्चों के लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, ये कक्षा में जो अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए भी मदद करती है, यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा होता है। इसके अकॉर्डिंग पूरी जो योजना बनाई जाती है कि भाई किस टाइम क्या पढ़ाना है, किस टाइम क्या दिखाना है, कौन से एग्जाम्पल देने हैं और कैसे बच्चों को उनकी जो रुचि है उसमें बढ़े। तो इन सब चीजों को क्या करता है, वो ध्यान रखता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, जब वो जो शिक्षक होता है, जब अंत क्रिया में क्या क्या करता है, वो शाब्दिकों का और अशाब्दिक जो है अभिप्रेरणा का मतलब उनका योगदान करता है। जैसे कभी कभी बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया बीच बीच में, और कभी तेज आवाज में, कभी मौन धारण करके या कुछ मुस्कुरा के, ऐसी बातें करके क्या है कि वो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। ये सब हमारी क्लासरूम की एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, अब हमने बात करी भाई शिक्षण से पूर्व क्या करता है, क्या पढ़ाना है, क्लास कौन सी है, ठीक है, छात्रों का लेवल क्या है, छात्रों की समझ क्या है, ठीक है, शिक्षक का ज्ञान कितना है, शिक्षण योजना बनाना, ये सब क्या है शिक्षण से पूर्व की। और शिक्षण के दौरान क्या है कि भाई उस व्याख्या करना, प्रस्तुति करना, इंटरव्यू वगैरह देना, और कौन सी जो विधि है उससे पढ़ाना, कौन सी स्किल्स यूज कर रहा है वो देना, एग्जाम्पल वगैरह देना, और जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करना। ये आपकी कक्ष के शिक्षण के दौरान बात हो गई। अब जो बात उसके बाद की बातें हैं, जैसे कि मूल्यांकन करना, कहाँ तक ज्ञान प्राप्त हुआ बच्चों को, ये देखना कहाँ कमी रह गई और कितना सुधारा जा सकता है, इन सब चीजों को क्या करते हैं हम शिक्षण के दौरान अध्यापक देखता है। तो ये होती है क्लासरूम प्रोसेस जो हमने आपके सामने रखी। अब हम बात करते हैं कि भाई शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को अपने जो टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं उन पर ही बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये शिक्षण विधियां वो हैं जो क्या है कि शिक्षण को क्या बनाती हैं, रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो छात्रों के जो सीखने के जो तरीके हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो आज का जो शिक्षण है वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ व्याख्यान के द्वारा पढ़ा दिया और बच्चे समझ लेते, नहीं। आज छात्रों को क्या है कि बहुत अच्छा बनाने के लिए, मतलब उनको अच्छी तरह सिखाने के लिए तरह तरह की जो शिक्षण विधियां हैं और जो मेथड्स वगैरह हैं उन सबको क्या करना, लागू करना पड़ता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो आपका जो शिक्षण होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। ठीक है, छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो विषय आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसका जो स्पष्टीकरण है वो बहुत ही अच्छा जाता है। ठीक है, तो अध्यापक को इन चीजों का इनका ध्यान देना चाहिए कि वो छात्रों को प्रेरित करे, उनको मोटिवेट करे। ठीक है, और उनका जो माइंड है उसको सेटअप करे शिक्षण के लिए। ठीक, और जो शिक्षण के लिए एक अच्छा वातावरण बनाए कक्षा में। ठीक है, और उत्तम शिक्षण की जो विधियां हैं उनका यूज करे। और जो स्किल्स का हमने अभी लास्ट लेक्चर वगैरह में बात करी थी कि जो स्किल्स वगैरह हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्किल्स है, ब्लैक बोर्ड स्किल्स है, स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल्स हैं, इनका क्या है कि बहुत ही अच्छे से प्रयोग करे। ठीक है, और छात्रों की जो क्रिया है उसको एक नई दिशा प्रदान करे, और जो पाठ्य पुस्तक है और सहायक सामग्री है उसका प्रयोग सही तरह से करे, और लास्ट में उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन करे। ठीक है, तो ये क्या है, जो शिक्षण विधियां हैं वो क्या हेल्प करेंगी आपको शिक्षण को सफल बनाने में। अब एक शिक्षण विधि की जो विशेषताएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, ये क्या करती है, छात्रों में जागृति पैदा करती है, यानी कि उनको जागृत करती है कि वो बहुत अच्छी तरह से सीखें और उसमें इंटरेस्ट लें। ठीक है, एक उत्तम शिक्षण विधि में क्या होता है, क्लियरिटी होती है, यानी स्पष्टता होती है। जो बात आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को वो बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से सिखाई जाती है। इससे क्या है कि जो छात्रों का ना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होता है, यानी कि उसका अपने पढ़ाई के दौरान नहीं, जीवन में आने वाले जो परिस्थितियों का सामना कैसे करना है उन सब का भी विकास होता है। ठीक है, इसके जो 7 तत्व घटक माने जाते हैं, जैसे प्रदर्शन, कोई चीज दिखाना, बातचीत करना, चित्र, भाग, लेखन और पाठन और निर्देशन, ये इसके तत्व माने जाते हैं।
ठीक है। ये हम मान चुके हैं कि जो वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है उसमें जो छात्र हैं अभी उस टाइम के निष्क्रिय श्रोता नहीं माने जा सकते। ठीक है, हमें उनको सक्रिय बनाने के लिए इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि जो शिक्षण विधियां हैं उनका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं जो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी मेथड यानी खोज विधि। इसके प्रयोग से जो छात्रों में जो सुधार लाया जा सकता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, यह विधि एक ऐसी है कि इसमें छात्रों को क्या है कि स्वयं खोजकर्ता की भूमिका के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे क्या हैं, खुद खोज करते हैं। ये विधि आप नाम से स्पष्ट हो गया है कि जो डिस्कवरी मेथड है, खोज विधि है, इसमें जो भूमिका छात्रों की होती है वो एक खोजकर्ता के रूप में होती है। ठीक है, इसमें जो छात्र होते हैं स्वयं आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनका आकलन करते हैं और स्वयं प्रयोग करते हैं। मतलब वो सब अब जो चीजें सीखना होती है वो स्वयं अपने खुद प्रयोग करके सीखते हैं। इस विधि में वो स्वयं के ज्ञान के निर्माता होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि वो क्या जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो खुद ही वो क्या है अपने हिसाब से चलते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं संश्लेषण, विश्लेषण, तर्क, आंकड़े वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो खोज विधि एक ऐसी आविष्कार प्रधान विधि मानी जाती है जिसमें छात्र तब तक अध्यापक के निर्देशन में तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक उन्हें अपने जो उद्देश्यों की वांछित प्राप्ति ना हो जाए, यानी तब तक वो खोज करते रहते हैं और किसी अंतिम लक्ष्य तक प्राप्ति ना कर लें। ये सब होता है अध्यापक के निर्देशन में। जो इसके स्टेप्स हैं, जो हम इसकी खोज विधि के जो चरण है, स्टेप्स कैसे स्टार्ट होते हैं इसके, इस सबसे पहले क्या होती है, समस्या का चयन किया जाता है। ठीक है, उसमें ये काम किया जाता है अध्यापक के द्वारा। अध्यापक को चाहिए कि वो एक सही समस्या का चुनाव करे। ठीक है, यानी कि समस्या ऐसी हो कि बिल्कुल ही स्पष्ट हो। ठीक है, और छात्रों को उसका समाधान ढूंढने के लिए मोटिवेट करे, यानी कि उनको प्रेरित करे कि भाई आप इस समस्या का हल खुद से करेंगे। ठीक है, अब समस्या कैसी हो इसके बारे में भी अध्यापक को ध्यान देना कि जो समस्या हो वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। उससे कोई ना कोई जो छात्र के जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, यानी उन्हें कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, जो समस्या अध्यापक द्वारा ली जा रही है उस समस्या से रिलेटेड जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो आसानी से उपलब्ध, यानी कि छात्रों को उसमें ज्यादा परेशानी ना हो उन फैक्ट्सों को ढूंढने के लिए। उसके बाद क्या है कि जो इसका सेकंड स्टेप है समस्या का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अध्यापक समस्या को छात्रों के सम्मुख रखता है। ठीक है, उनको समझाता है इसके बारे में ये समस्या है और छात्रों को समस्या का हल करने के महत्व को की जानकारी देता है कि आप इसको हल करके इस प्रकार से सीख सकते हैं और उसमें रुचि पैदा करता है। उसके बाद छात्रों का कार्य आरंभ होता है। छात्र क्या करते हैं, उस पर अवलोकन और प्रयोग करना शुरू करते हैं। समस्या पहचान हो गई अध्यापक द्वारा, फिर छात्रों ने क्या किया, उस पर अवलोकन और प्रयोग करना शुरू कर दिया और छात्र इस पर क्या करते हैं, खुद से ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, प्रयोग और अवलोकन करने के बाद क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि भाई जो हमारी समस्या है वो कहां तक कारगर साबित हो रही है, जिस चीज के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जो प्रयोग हम कर रहे हैं। उसके बाद जो निष्कर्ष निकले उनका क्या करते हैं, हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि भाई इस चीज का हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये चीज हमें ध्यान देने बात है कि इसमें क्या है, जो छात्र क्या है खुद इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी खोज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो छात्र मूल्यांकन में देखते हैं कि जो हमारा जो निष्कर्ष निकले वो कहाँ तक निकला, इसमें कहाँ तक सही प्रयोग रहा, कहाँ इसमें कमी रह गई है, इस और छात्रों ने किस प्रकार सीखा, ये सब चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं जो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अध्यापक ने छात्रों के सामने कोई समस्या रखी कि भाई आज उसे बच्चों को सिखाना है कि जो हमारे जो कुछ पदार्थ हैं, कुछ मटेरियल्स वगैरह हैं, उनके जो अगर उनको हम गर्म करें तो उसकी जो अवस्था है उसमें क्या परिवर्तन होता है या नहीं भी होता। ये सब चीजें सिखानी है अध्यापक को आज एक खोज विधि के द्वारा। ठीक है, तो विषय बना कि भाई जो पदार्थों की जो अवस्था है उसकी जो परिवर्तन होता है उसकी खोज करना। समस्या हमारी यहाँ अध्यापक ने
बना दी। ठीक है, मतलब समस्या का मतलब ये होता है कि जो विषय हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम यूज करते हैं समस्या। ठीक है, तो ये विषय बना दिया अध्यापक ने कि भी आज हम क्या देखेंगे कि जो पदार्थ होते हैं, जो मेटेरियल्स वगैरह होते हैं, उनकी अवस्थाओं की कैसे चेंज होती है उसका हम वर्णन करेंगे। ठीक है, अध्यापक ने क्या किया, कुछ पदार्थों का अरेंजमेंट किया, जैसे एक मोमबत्ती का अरेंज किया, चीनी वगैरह, पानी, मक्खन वगैरह, और एक एल्यूमिनियम प्लेट और एक सेपरेट लैंप, यानी कि उनको गर्म करने के लिए। क्योंकि विषय क्या था कि गर्म करने पर उनकी जो अवस्था है उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये छात्र खुद से सीखेंगे। अब छात्रों को अध्यापक कहता है कि भाई आप इनमें से कोई एक मटेरियल चुनिए। ठीक है, जो मटेरियल आप पदार्थ चुनते हैं उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, उसकी जो वर्तमान अवस्था है वो किस प्रकार की अवस्था में है गर्म करने से पहले, जो उन्होंने चूज किया था उसमें। ठीक है, उसके बाद जो छात्र क्या करते हैं, जो अपने चुने हुए जो पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि छात्र क्या कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं जो सर ने जो विषय बताया था उसके अकॉर्डिंग, भाई जो पदार्थ उन्होंने चुना है, जो कोई भी उसमें से कोई भी कैंडल वगैरह, कोई चीनी वगैरह या पानी जो भी लिया है उसने, तो उन्होंने क्या किया, उसको गर्म करना शुरू किया। और जो जो जैसे जैसे सिचुएशन होती गई उनको सबको क्या है कि वो अपनी नोटबुक में नोट करते गए, और उन्होंने नोट किया कि भाई गर्म करने पर इन पदार्थों की अवस्था में क्या चेंज आ रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप में वो लिखेंगे कि जो पदार्थ का नाम है जो उन्होंने लिया था। स्टेप 2 में लिखेंगे कि भाई गर्म करने से पहले की क्या अवस्था में था वो। ठीक है, जो प्रेजेंट थी, कि भाई जिस अवस्था में उन्होंने लिया था। फिर स्टेप 3 में लिखेंगे कि जो गर्म करने की जो अवस्था है वो कैसी रही। ठीक है, और स्टेप 4 में लिखेंगे कि जो अवस्था में जो परिवर्तन हुआ तो वो क्या हुआ, मतलब क्या गर्म करने के बाद जो मटेरियल्स पदार्थ वगैरह हैं वो क्या, उसमें क्या चेंजेस वगैरह आए। यानी कि छात्रों ने खुद एक्सपेरिमेंट करके खोज विधि के द्वारा इसको खोजा। ठीक है, इसके क्या फायदे होते हैं, जो खोज विधि के जब कहते हैं कि क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं जो खुद अपना जो एक्सपेरिमेंट है खुद करके सीखते हैं। ठीक है, उसके स्वयं उसके रिजल्ट देखते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि भाई क्या क्या साथ साथ में हो रहा है, कि भाई वो जैसे पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो उसमें साथ साथ देखते हैं कि नोट भी करते हैं कि इसमें गर्म करने के बाद क्या कोई पिघल रहा है, क्या क्या कंडीशन वगैरह हो रही है, उसमें सब चीजों को क्या करता है, वो नोट करता है। फिर क्या करते हैं, कक्षा में छात्र क्या करते हैं, आपस में परिचर्चा करते हैं कि भाई जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस वगैरह आए। ठीक है, इसके जो गुण है वो क्या है, जो खोज विधि के, इसमें छात्र का खुद सीखने का विकास होता है, यानी वो खुद से सीखते हैं। छात्रों में क्या है, खोजकर्ता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी कि उन्हें जो एक एक्सपेरिमेंट करने की जो भावना होती है उसका विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा सीख के जो चीज देख के सिखाई जाती है वो लंबे समय तक हमारे ध्यान में रहती है, तो इसमें क्या है, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों में क्या है, जो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी क्या है, भरपूर विकास होता है। छात्रों में क्या है, जो जिज्ञासा है वो और बढ़ती है इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट खोज विधि के द्वारा पढ़ाने से। ठीक है, और जो छात्र क्या करते हैं, जो स्वयं सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, कक्षा में जो शर्मीले जो छात्र होते हैं सब प्रकार देखा गया कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल करके उनको क्या करता है कि वो भी क्या है, बच्चे स्कूल कक्षा में प्रश्न वगैरह पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वो स्वयं आगे आने चाहेंगे। अधिगम के अनेक साधनों के दौरान दैनिक जीवन के यूज कर सकते हैं, यानी कि इन एक्सपेरिमेंटल को जब बच्चा सीख जाता है तो वो जो जीवन की जो अन्य जो परिस्थिति है उनका सामना करने के लिए भी उन पर वो अपना ये अनुभव कर सकता है। और जो इस विधि में क्या होता है कि ये ओपन माइंडेड विधि मानी जाती है, इसमें छात्र क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से सीखता है, और बच्चों में क्या है कि आत्मविश्वास की भावना का भी उदय होता है। ठीक है, यह विधि क्या है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि जो चीजें हो रही हैं वो बच्चा करके सीखता है, और बच्चों में क्या होता है, खोज की जो प्रकृति है उसका विकास होता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं जो हम देख लेते हैं, भाई इसमें कुछ कमियां भी हैं इस विधि में, क्योंकि हर चीज के कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ उसकी कमियां भी होती हैं, वो भी हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि जो ये जो विधि है, जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, ठीक है, और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए ये कारगर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इतने एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते जितना हम इससे समझ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये
कारगर नहीं मानी जाती। जो प्राथमिक कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी नहीं मानी जाती। ठीक है, इस विधि के प्रयोग के लिए कुशल, योग्य, अनुभवी अध्यापकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी कि अध्यापक ऐसा होना चाहिए कि भाई वो क्या है कि खुद भी इन चीजों में इन्वॉल्व रहे। मतलब अगर जैसे कहते हैं ना कि भाई जब अध्यापक कोई इसमें चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि भाई किस विधि से सिखाना है, तो वो भी कक्षा में छात्रों को प्रेरित नहीं कर सकता। तो अध्यापक को, इसीलिए अध्यापकों को इसमें इन्वॉल्व रहने के लिए एक अच्छे शिक्षक की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो इसमें जो मटेरियल्स वगैरह, जो सामग्री वगैरह का अरेंज करते हैं, वो भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क माना जाता है, यानी कि मुश्किल कार्य माना जाता है। मान लो हर चीज विषय के लिए हम अलग अलग तरीके से जो मटेरियल्स इकट्ठा करते रहें, तो उसमें क्या है, काफी खर्चा वगैरह, व्यय वगैरह भी होता है, जो कि एक कठिन कार्य माना जाता है। तो जो खोज विधि है, एक अध्यापक से क्या अपेक्षा रखती है कि भाई जो इसकी सफलता के लिए अध्यापक से क्या अपेक्षा रखती है कि भाई इसको और अधिक प्रभावशाली बनाएं, क्योंकि इसमें जो जो संचालन होता है वो अध्यापक पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो समस्या का जो चयन होता है वो अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक ही क्या है कि एक बहुत ही अच्छी प्रकार की समस्या जो बच्चों को सिखाना है विषय, उसके रिलेटेड वो तैयार करता है। ठीक है, और इसको सफल बनाने का जो दायित्व है वो एक अध्यापक पर ही निर्भर करता है। यानी कि जो सिचुएशन है सारी, जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी निर्देशन होगा, वो अध्यापक पर ही निर्भर करता है। तो शिक्षक के लिए इसमें क्या भूमिका है कि भाई वो क्या है कि वो समस्या को तैयार करता है, यानी कि वो समस्या ढूंढता है। जैसे हमने अभी बात करी कि भाई जो समस्या पदार्थ वाली हमने अभी बात बताई थी कि भाई उन्होंने क्या किया, समस्या का चयन किया। छात्रों को मार्गदर्शन करता है कि भाई इसमें आपको करना क्या है। जैसे उसने अभी एग्जाम्पल में बताया कि भाई इन चीजों को हमें क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद उस जो अवस्था में जो परिवर्तन आता है, वो क्या परिवर्तन आया उसको देखकर नोट करना। ठीक है, जो भी मटेरियल्स वगैरह चाहिए उन सब चीजों की अरेंजमेंट अध्यापक के ऊपर ही निर्भर है, यानी कि अध्यापक ही करता है। ठीक है, अन्य तैयारी करता है कि भाई नियम बनाता है कि किस प्रकार से करना है, क्या बातें नोट करनी है, किस प्रकार से संचालन करना है, ये सब वगैरह वो तैयारी अध्यापक ही करता है। और इसमें जो पहल करनी होती है ना, जो भाई इस प्रकार की जो हम विधि से जब पढ़ाते हैं, तो वो पहल करनी पड़ती है अध्यापक को ही। ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम पहली बात कर चुके हैं कि भाई जो अध्यापक को ही पहल करनी पड़ती है कि भाई शिक्षण को और ज्यादा अधिक हम उत्तम बनाएं। ठीक है, इसके लिए शिक्षक को बहुत ही जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो, उसे इन चीजों में इंटरेस्ट आता हो कि भाई हम एक अलग विधि, जो डिस्कवरी मेथड वगैरह है, इससे हम क्या करें, उसको बच्चों को और अच्छी तरह से सिखाएं। ठीक है, उसके बिना ये पद्धति आसान नहीं मानी जाती, ये सफल नहीं मानी जा सकती। ठीक है, और बच्चों के सामने जो हम समस्या का जो चयन करते हैं, उसे हम किस प्रकार रखते हैं, उन्हें मतलब किस प्रकार से ऐसे रखें छात्रों के सामने कि भाई वो उसमें इंटरेस्ट लें, ये भी एक बड़ा मुश्किल कार्य है, जो कि एक कुशल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, समस्या का निवारण भी उसे देखना है कि भाई समस्या कैसी हो कि भाई जिसका निवारण कक्षा में ही हो सके, जिसके लिए कक्षा में जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं इस विधि के द्वारा, उनको कोई ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, उसके लिए उचित तथ्य, फैक्ट वगैरह उपलब्ध हो, यानी कि बच्चों को इसके जो फैक्ट वगैरह कलेक्ट करने होते हैं, उसके लिए वो चीजें उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई अध्यापक साधनों का अरेंज करता है, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, देखना अध्यापक का ही कार्य माना जाता है। ठीक है, फिर छात्रों को क्या करना है, मोटिवेट भी अध्यापक का करना है कि उन छात्रों को क्या करना है, मोटिवेट कराना है, उनको उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है। ये सब कार्य भी अध्यापक द्वारा ही किए जाते हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप होंगे, इसकी जानकारी अध्यापक को देनी है। भाई जो कार्य होगा वो एकल में होगा या ग्रुप में होगा, यानी एक एक करके होगा या ग्रुप, सारे ग्रुप को इकट्ठा लेके होगा, ये सब कार्य की योजना अध्यापक द्वारा बनानी होती है। उसके बाद जब निष्कर्ष निकल जाता है तो खोज विधि से क्या अनुमान निकला, ये सब चीज अध्यापक को एक्सप्लेन करनी पड़ती है छात्रों के द्वारा। ठीक है, वो अध्यापक छात्रों से पूछता है कि जो गतिविधियां आपने अभी की और जो वर्तमान में पहले अब जो गतिविधियां उसमें क्या अंतर हुआ है, उन चीजों को भी चर्चा क्या करता है, अध्यापक करता है। कि भाई अगर हम जो प्रयोग अभी हमने क्या किया कि प्रयोग को, पदार्थों को क्या किया था, गर्म किया था, अगर हम इसी प्रयोग को चेंज कर दें, यानी कि गर्म ना करके उनको फ्रीज रखें,
तो उसके पदार्थों में क्या चेंज होगा, तो ये चीजें भी उनके सामने समस्या रख सकता है। ठीक है, और अध्यापक क्या कर सकता है कि भाई जो छात्रों से पूछ सकता है कि भाई जो अन्य जो आपके साथी हैं वो आपके सुझावों से सहमत हैं या नहीं है, इन सब चीजों की जो परिचर्या वो करता है, उनसे क्वेश्चन वगैरह आदि और करके कि भाई इस टॉपिक को सफल बनाने के लिए इस विधि के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उसमें ये विधि कैसे काम करती है, मतलब कैसे छात्रों की हेल्प कर सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो इतिहास विषय है उसमें क्या है कि ऐतिहासिक खोजों को हम खोजने में छात्रों को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। आपने देखा होगा कि जो पुरातत्व वगैरह हैं उनकी खुदाई वगैरह होती है तो क्या करते हैं बच्चे खुद देखते हैं ना, खुद आपने देखा होगा जो इतिहास विभाग के जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनके जो टीम में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जाके देखते हैं ना वहाँ पे कि भाई क्या निकल रहा है खुदाई में, मतलब खुद एक प्रकार के क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि छात्र खुद नए नए तत्वों को खोजते हैं और नई नई जानकारियां निकालते हैं, तो ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए भी उत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा जो डिस्कस हुआ, हमने जो डिस्कवरी मेथड के बारे में आपको बताया, होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम एक दूसरी जो मेथड है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो है हमारा डिस्कशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विचार विमर्श विधि। ठीक है, पहले हमने किसकी बात करी, डिस्कवरी मेथड की, अब हम बात करेंगे डिस्कशन मेथड की, यानी विचार विमर्श विधि। ठीक है, दोनों ही विधि क्या है, लोकतांत्रिक विधियां मानी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो इस जो विधि में जो कार्य होता है वो ग्रुप में होता है। जैसे आपने अपने स्कूल टाइम वगैरह में भी किसी विषय पर जब कोई डिस्कशन वगैरह होता उसमें भी आपने भाग वगैरह लिया होगा, यानी कि आपने क्या किया होगा, आपने भी अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में देखा होगा कि किसी विषय के ऊपर क्या है कोई डिस्कशन चलता है तो उसमें भी आपने पार्टिसिपेट वगैरह किया है। तो उसी प्रकार की ये क्या है, विधि है। इसमें क्या करते हैं जो छात्र जो अध्यापक होते हैं जो अपनी ज्ञान युक्तियों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें जो अध्यापक क्या करता है कि किसी विषय के जो समस्या विषय को लेकर छात्रों के बीच में भाई इस विषय के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो इस प्रकार से शुरुआत होती है। ठीक है, इस विधि में क्या है जो छात्र और जो अध्यापक हैं और जो और भी सम्मिलित हैं वो ओपन माइंडेड से क्या करते हैं, प्रश्न और उत्तरों का जवाब देते हैं, उत्तर वगैरह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं जो इसमें भाग लेते हैं उन सभी को अपनी सोच के अनुसार प्रश्न पूछने का और उत्तर देने का मौका मिलता है। ठीक है, और इसमें इस विधि की जो विशेषता है कि इसमें क्या है कि बहुत ही अच्छे आचरण के साथ ये किया जाता है, यानी विचार विमर्श बहुत ही अच्छे आचरण के साथ किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा छात्र और जो अध्यापक है एक दूसरे के जो विचार है इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और इस विधि की जो श्रेष्ठता है वो ये भी है कि जब हम विचार विमर्श करते हैं तो हम इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हम अपने विचार दूसरों पर थोपें, यानी कि हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित इस विधि में नहीं किया जाता, यानी कि जो भी होता है बहुत ही अच्छे और साधारण वातावरण में होता है। ठीक है, आपस में विभेद भी होता है लेकिन वो भी क्या होता है, यानी कि मतभेद वगैरह भी होता है लेकिन वो भी क्या होता है, बहुत ही अच्छे आचरण के द्वारा। और इसमें जितने भी सदस्य भाग लेते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह से पूरी डिस्कशन मेथड के द्वारा पूरी उस प्रक्रिया में क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब क्या करते हैं, जो इसके स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि इसके जो स्टेप्स वगैरह हैं वो क्या क्या है। इसमें क्या है कि पहले सबसे पहले क्या है, समस्या का चुनाव, जैसे हम डिस्कवरी में देखा कि विषय का हम चुनाव करते हैं कि भाई आज इस विषय पर क्या होना है, डिस्कशन होना है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि भाई किस विषय के ऊपर डिस्कशन होना और कहां पर किस प्रकार से होना, इस प्रकार की प्रक्रिया बनाई जाती है। अब विषय का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे जो अध्यापक के लिए होता है कि भाई जो विषय का जो शीर्षक हो वो बिल्कुल ही बहुत ही स्पष्ट तरीके से हो, यानी स्पष्ट हो, उसके दो अर्थ ना हो, यानी जो विषय का जो चुनाव हो इस प्रकार का हो कि भाई उसमें कोई ऐसा ना हो कि जो बच्चों को समझ में नहीं आए उसके दो अर्थ निकले। ठीक है,
जिन छात्रों के बीच में हम ये जो कर रहे हैं, जो डिस्कशन मेथड अपना रहे हैं, उन छात्रों का हमें ये भी देखना है कि भाई उनका जो मेंटली लेवल है और उनकी जो आयु वगैरह है वो किस स्तर की है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कक्षा का चुनाव किया है बहुत ही, जैसे 7वीं 8वीं बच्चे का चुनाव किया है और आपने जो विषय रख दिया वो बहुत ही उच्च लेवल का रख दिया जो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि भाई जो भी हम छात्रों को, जिस प्रकार के लेवल के जो छात्र हैं उनको पढ़ाने जा रहे हैं डिस्कशन मेथड के द्वारा, तो उसमें जो समस्या होनी चाहिए उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, और जो विषय का जो चुनाव हो बिल्कुल बहुत ही जो रुचिकर हो और थोड़ा सा हटकर हो, ताकि छात्र क्या है कि उस डिस्कशन मेथड में वो डिस्कशन में भाग ले सकें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्या कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब विचार विमर्श हेतु जो तैयारी की जाती है, जो अध्यापक द्वारा की जाती है, उसको देख लेते हैं कि भाई छात्रों को क्या करना है, मोटिवेट करना है, जैसे हम पहली विधि में बताया था। ठीक है, और छात्रों को उनकी योग्यताओं के बारे में बताना है कि कहते हैं ना कि छात्रों का भी, टीचर आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा बेटा, आप इस चीज को कर सकते हैं, कि बेटा आप इसे जारी रखें। तो इस चीजें इस प्रकार से करके हमें छात्रों को क्या करना है, मनोबल है कि भाई तुम इसके विषय के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, तुम इसको बोल सकते हो। जैसे हमारे काफी सर करते हैं कि भाई बहुत ही मोटिवेट करते हैं, स्टाफ को भी करते हैं, छात्रों को भी करते हैं, सब तरीके से कहते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, और छात्रों को क्या करते हैं, उनकी जो जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में बताएं। यानी कि भाई जो डिस्कशन में तुम भाग ले रहे हो, जिस विषय में आप भाग ले रहे हो उसकी उपयोगिता बताएं कि भाई वो आपके जीवन में भी कितना काम आ सकता है। यानी कि उसके गुण बताने हैं कि भाई इसमें आपको भाग लेना चाहिए, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा। इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। मतलब हर तरह से बच्चे को क्या करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, जो विषय हमने चुना है, अध्यापक द्वारा चुना है, उसके लिए कहाँ कहाँ से जो उसके तत्व और जो आंकड़े वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, इन सब की जानकारियां अध्यापक को देनी होती हैं। जैसे कहाँ से लाइब्रेरी वगैरह, बुक्स वगैरह से वो क्या उठा सकते हैं, उस विषय से संबंधित कोई भी तत्व है वो उठा सकते हैं। इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक वगैरह गूगल वगैरह पे आप टॉपिक सर्च करके देख सकते हैं कि इसमें क्या है क्या है। तो ये चीजें भी अध्यापक को बतानी होती है कि बेटा इस चीज को क्या कर सकते हो, यहाँ से ये तत्व है वो आप ले सकते हो। ठीक है, और दो नियम अपनाए जाने हैं, यानी कि जो शिक्षण जो डिस्कशन मेथड में जो नियम अपनाए जाने हैं उनकी जानकारी भी अध्यापक छात्रों को देना है कि भाई कितने टाइम बोलना है, कितने सेकंड्स आपको दिए जाएंगे या कितने मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और अपनी बारी पर बोलना है। जो जो जैसे भी नियम है वो सारे नियम क्या है, अध्यापक छात्रों को देता है। ठीक है, तो मोस्टली जो विचार विमर्श जो पद्धति है दो प्रकार से किया जाता है। एक तो क्या किया जाता है कि भाई एक तो छोटे ग्रुप में बांट के किया जाता है, या क्या किया जाता है पूरी कक्षा को एक साथ लेकर। ठीक है, इसमें ये अध्यापक पर निर्भर करता है कि जो उसको उचित लगे, किस प्रकार से बच्चे अधिक सीखें, इस प्रकार से वो ग्रुप और उसमें अधिक छात्रों को लेके कर सकता है। फिर अगला जो स्टेप है वो है कि विचार विमर्श का जो हम संचालन करते हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि भी जो हम उद्देश्य निर्धारित किए हैं, यानी कि जो उद्देश्य हमने रखे हैं कि भाई जो विचार विमर्श से जो हमें उद्देश्य प्राप्ति होती हो उसका हमें बच्चों के सामने व्याख्यान करना है कि भाई इस प्रकार से आपको ये उद्देश्य प्राप्त होंगे। ठीक है, हेलो हेलो। तो जब विचार विमर्श चल रहा हो तो अध्यापक को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो हम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कि ऐसा हो कि भाई ऐसा होता है कभी कभी डिस्कशन मेथड में कि जब विचार विमर्श चल रहा हो तो कुछ छात्र क्या करते हैं कि उस पर एकाधिकार कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वक्ता होते हैं, बोलने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब डिस्कशन जो चल रहा हो, संचालन चल रहा हो, तो वो और व्यक्तियों को क्या करना, बोलने का मौका देते ही नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों को भी हमें देखना है। और अध्यापक को चाहिए वो छात्रों को अधिक से अधिक बोलने के लिए मोटिवेट करे, यानी कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बोल सकते हो, बोलिए आप कुछ भी, जैसे ऐसे कह के बच्चों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे बात करी पे जो निर्धारित उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य आपको प्राप्त करने हैं, वो बच्चों के सामने ये क्या करना है, स्पष्ट तरीके से उनको
बताना है कि भाई इससे आप क्या कर सकते हो, क्या सीख सकते हो। ठीक है, फिर एक समय में क्या है, एक ही छात्र को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक छात्र बोल रहा है कि दूसरे क्या है उस दूसरा छात्र भी बोलने लगे, तो ऐसा नहीं है, होना चाहिए एक समय में क्या है सिर्फ एक ही छात्र बोले। ठीक है, और इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी बात पर डिस्कशन में अगर मतभेद हो, उस चीजों को भी हमसे इसमें नहीं करना, यानी आपसी भेदभाव ना हो, इस चीज का भी हमें ध्यान टीचर को रखना होता है। जब ये संचालन हो जाता तब अध्यापक क्या करता है, लास्ट में क्या करता है, उस व्याख्यान करता है कि भाई क्या किया है, और अंत में जो सारांश वगैरह है वो छात्र के सामने अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है कि भाई क्या हमने इसमें आज सीखा। ठीक है, इसमें कहाँ कमी रह गई है, अध्यापक ये सब चीजें देखता है और उनके क्या कारण थे, यानी कि जो कमियां रहे क्या कारण थे, उन सबको क्या है वो नोट करता है। क्या क्या कठिनाइयां आई इस पूरे जो डिस्कशन मेथड को अपनाने के दौरान, उन चीजों को भी गौर किया जाता है, ताकि जो आने वाले जो समय में अगर और करते हैं डिस्कशन मेथड के ऊपर हम परिचर्चा वगैरह करते हैं, उसमें ये समस्याएं वगैरह नहीं आए। अब हम देखते हैं कि जो डिस्कशन मेथड की जो विशेषता है वो क्या है। इसमें क्या होता है कि जो छात्रों में जो चिंतन शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, उसका विकास होता है। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति का भी छात्रों में क्या होता है, भरपूर विकास होता है। अपने सुझाव रखने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत से छात्र क्या होते हैं कि उनको टॉपिक के विषय में क्या होता है कि नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन क्या होता है कि वो अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने रख नहीं पाते। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी क्या है, इस विधि से पढ़ाने से क्या है कि वो बच्चे भी क्या है इस प्रकार से अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्य होता है, प्रत्येक सदस्य होता है, वो क्या है पूरी तरह से एक्टिव रहता है। जैसे उस प्रकार हमने देखा था कि जो डिस्कवरी मेथड में होता था कि वो एक्टिव होते हैं, ऐसी प्रकार से इस मेथड में क्या है कि एक्टिव रहते हैं, कि उनको पता है कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, तो अपने विषय से संबंधित जो है उस पर पूरा ध्यान लगाए रखते हैं। ठीक है, जो स्पष्ट तरीके से क्या है अपने विचार रखते हैं, यानी कि सभी बच्चों को क्या मौका मिलता है कि वो अपने स्पष्ट तरीके से विचार रख सकते हैं। यह क्या है, एक स्वतंत्र अध्ययन पद्धति मानी जाती है, यानी ओपन माइंडेड विधि मानी जाती है। विषय वस्तु का चयन करना सिखाती है। ठीक है, ये अध्यापक के लिए नहीं, छात्रों के लिए भी बेस्ट मानी जाती है। वो अपनी कोई भी समस्या वगैरह का भी चुनाव कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें क्या है कि जब एक हम ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या है सहयोग और भावना, आदर की भावना का छात्रों में क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो साथ साथ में क्या मिलता रहता है, फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है, और ये क्या है पूरी तरह से छात्र केंद्रित पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो फोकस होता है बोलने वाले पर ही होता है। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति सहयोग, आदर की भावना हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो बढ़ती है। और जो परस्पर विरोधी विचार होते हैं उनको भी हम क्या है बहुत ही सहज तरीके से अपनाने में भी इसमें विकास होता है। अब देखते हैं कि जो ये इसको हम कैसे इम्प्रूव और ज्यादा किया जा सकता है, इस विधि को हम कैसे और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जो विषय लें हम क्या लें, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड और हटकर लें थोड़ा सा, जिसपे क्या है कि बच्चे पार्टिसिपेट करने में क्या करें, कोई हिचक महसूस ना करें। ठीक है, उसके लिए कि जो आसानी से जो आंकड़े वगैरह हैं, जो उसके बारे में जो सूचना वगैरह है वो आसानी से प्राप्त होती हो। ठीक है, और छात्रों को से ये कहा है कि भाई आपको इसकी पूर्ण तैयारी करना आवश्यक है, यानी कि कहां कहां से इसके जो तत्व वगैरह मेटल्स वगैरह मिल सकते हैं, इसकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, विचार विमर्श से क्या आपके उद्देश्यों की प्राप्ति होनी है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन वगैरह अध्यापक छात्रों से कर सकता है, और उनको पहले से ही पता सकता है कि भाई जब आप इस विधि के द्वारा ये विषय पढ़ेंगे तो आपको क्या है जो उद्देश्य है आपको ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि भाई जो छात्र हैं उन सबको क्या है सही समय का बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और अध्यापक का सक्रिय होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई अध्यापक ने सिर्फ ये डिस्कशन शुरू कर दिया और वो कक्षा छोड़कर चला गया, और छात्र इसमें क्या है कि क्या करते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं, और वो क्या करते हैं फिर वो जो प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती। तो ये क्या है
कि इसमें छात्रों के साथ साथ अध्यापक को भी सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अंत में क्या कि हम जिस चीज के ऊपर हमने आज विषय के ऊपर हमने जो बात करी उसका मूल्यांकन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब इसकी कुछ सीमाएं वगैरह हम देख लेते हैं कि भाई इसमें माना जाता है कि इसमें क्या है, समय बहुत अधिक लगता है। ऐसा ऐसा हम मानते हैं कि भाई इसमें जो समय है वो बहुत अधिक लगता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे कि जैसे डिबेट वगैरह होता है कि उसमें क्या है कि भाई अगर एक कक्षा में 40 से 45 बच्चे हुए, अगर सबको एक साथ ले लिया जाए डिस्कशन में, तो अगर सबको 2-2 मिनट का बोलने का मौका भी दिया जाए तो इसमें उसके हिसाब से काउंट करें तो कक्षा क्या है, बहुत लंबी चली जा सकती है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान वो ये भी है कि इसमें क्या है कि समय का अधिक लगना। ठीक है, जो विषय वस्तु हैं जो उनका है कि कुछ विषय वस्तु ऐसे भी हैं कि इस विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है कि भाई संपूर्ण शिक्षण नहीं किया जा सकता। कुछ विषय वस्तु ऐसे भी हैं हमारे पास सब्जेक्ट वगैरह में जो इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। अभी हम जैसे बात करें कि भाई कुछ छात्र क्या कर लेते हैं कि भाई जो जब विचार विमर्श करते हैं कि वो शिक्षण में जो पूरे वक्ता होते हैं, बोलने में जो वक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरे संचालन में वो उस पर अपना कवर कर लेते हैं, यानी कि वो सिर्फ औरों को बोलने का मौका देते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हमें इसमें नहीं, इस कमियां देखते हैं कि जो इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भाई आप विषय में तो किसके बारे में बात कर रहे हैं और बात किसी और से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ जाके खत्म होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा कि न्यूज चैनलों पर आप देखते होंगे जो डिबेट वगैरह होते हैं, देखा होगा ना आपने कि भाई जहां पर नेता वगैरह होते हैं वो बात तो शुरू कहाँ से करते हैं। ठीक है, बात हो रही है राम मंदिर की, पहुंच जाती है जन कहाँ से, पाकिस्तान तक। तो ये चीजें क्या है कि विषय से हम हट गए। तो ये क्या है कि भाई इस चीजों में इस चीज का भी डर होता है कि हम क्या होते हैं कि जो विषय से हटकर हम क्या है कि जो निरर्थक बातें वगैरह होती हैं उसकी तरफ भी इसमें चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो छोटी कक्षा के जो छात्र हैं और जो मंद बुद्धि के जो छात्र हैं, क्योंकि कक्षा में क्या होते हैं हर तरह के जो छात्र होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली भी होते हैं, कुछ मंद बुद्धि भी होते हैं, कुछ मीडियम स्तर के बच्चे भी होते हैं। तो सबके लिए एक जैसी जो मेथड है वो अपनाने में वो सही नहीं है। ठीक है, और आपने इसमें क्या होता है कि भाई इसमें जो आपसी जो भेदभाव है उसके बढ़ने की भी नौबत आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि देखते हैं, आप भी देखते होंगे टीवी वगैरह पर जब डिबेट होती है तो उसमें क्या होता है कि भाई अपने आप को उच्च साबित करने के लिए एक दूसरे पर क्या है आरोप वगैरह भी लगाने शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी हो सकता है, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से हमें इन चीजों को इसमें शामिल नहीं करना है। सिर्फ हमारा मकसद यही है कि जो छात्र हैं उनको जो शिक्षण है उनको किस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि वो अपना उत्तम से उत्तम विकास कर सकें, यानी कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको सफल बनाने के लिए हम क्या क्या ऐसा करें कि भाई छात्र को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो और आपको आज जो हमने जो क्लासरूम प्रोसेस और डिस्कशन मेथड और डिस्कवरी मेथड के बारे में पढ़ा, आपको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप भी कोई अपना कोई व्यूज वगैरह रखना हो तो कोई भी अपना रख सकता है कि भाई सर इसमें ये फायदा भी हो सकता है, या कुछ कोई बताना चाहता है कोई इसके बेनिफिट और वगैरह कि भाई इसमें और क्या हो सकता है, तो कोई भी अपने व्यूज रख सकता है। थैंक यू। गायत्री वशिष्ठ सुन पा रहे हैं आप क्या? सर हाँ एक जी, बार ये बता दो, एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है? सॉरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, थोड़ी तेज। हाँ जी, सर क्वेश्चन पेपर क्या में कह रहे किस हैं? तरह से आ सकता है? क्वेश्चन पेपर की अवस्था कैसे है? नो सर। एक तो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ, कोई अनदर बच्चा बताए कि भाई क्या है, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन की आवश्यकता किस प्रकार से है? यस सर। मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन की आवश्यकता है? सर ये कह रहे हैं आपको कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा वो कैसे बन के आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक पे? अच्छा 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 अच्छा,
ठीक ठीक ठीक। बन गई। इसमें इस मेथड में क्वेश्चन वगैरह का कहाँ रोल आ गया? तो देखो इसमें क्या आ सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि भाई जैसे आपके यूनिट 4 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लासरूम प्रोसेस, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई जो कक्ष की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में विस्तार से समझाइए, और किसी भी 2 मेथड का नाम दे देगा कि भाई इन मेथडों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना। जैसे कोई डिस्कशन मेथड के बारे में पूछ ले, या डिस्कवरी मेथड के बारे में पूछ ले, या कोई आपके जो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह उसके बारे में पूछ ले, सर्वे मेथड है उसके बारे में पूछ ले, या कोई आपका जो कंसेप्ट मैपिंग वगैरह है उसके बारे में पूछ ले, मतलब जो भी है स्टोरी टेलिंग मेथड है इनके बारे में पूछ ले, जो आपके यूनिट में दे रखे हैं उनके बारे में किसी 2 को पूछ लेगा कि भाई इनके बारे में संक्षेप में बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सर, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। हेलो जी, जी बताइए। सर जैसे हम लोग लक्ष्मी की गाइड से पढ़ रहे हैं, तो उसमें सोर्स मेथड दिया हुआ है, लेकिन उसमें नीचे मेंशन कर रखा है ओनली फॉर KUK, तो ये हमें नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, अब जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो CRSU ने जो चॉइस कर रखा है और KUK ने कर रखा है वो नहीं करेगा। जो हमें तो सिर्फ ये है कि जो पाठ्यक्रम है ना जो हमारा, वो उनका भी सेम हो सकता है, हमारा भी सेम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पब्लिकेशन ने क्या लिख दिया कि भाई KUK के लिए,